नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। आपको कानपुर का बिकरू कांड याद होगा। विकास दुबे नाम का एक बदमाश सिस्टम के ही लोगों के सहारे दुर्दांत अपराधी बन गया था। कई सालों तक उसने आतंक को मचाया और जब पुलिस वालों की सामूहिक हत्या की तब जाकर सिस्टम की नींद टूटी थी। अब हम आपको विकास दुबे की हिस्ट्री इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि सिस्टम के लोगों के साथ मिलकर ही हर तरह का खेल होता है, चाहे वो अपराध की दुनिया का हो या फिर घपलेबाजी का। जब तक विभाग के अंदर के लोग या फिर सफेद पोशों का हाथ सिर पर नहीं आता है तब तक कोई ना तो बड़ा अपराधी बनता है और ना ही कोई बड़ा घोटाला कर सकता है। आज की बड़ी बहस में हम हरियाणा में हुए एक ऐसे ही घोटाले की बात करने वाले हैं जो कि पिछले 6 सालों से बदस्तूर चला आ रहा था। यह घोटाला हुआ है बिजली को लेकर के। कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता है कि हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी की जा रही और यह कांड हुआ है फरीदाबाद। अब दरअसल बिजली विभाग के छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया यह गया है कि अब तक प्रदीप त्यागी नाम के शख्स ने करोड़ों रुपए की बिजली चोरी की है। 2014 में प्रदीप त्यागी ने यमुना पार में कनेक्शन लिया था और प्रदीप त्यागी ने यह कनेक्शन जमीन के लिए लिया था, लेकिन कनेक्शन की लाइन को जोड़ करके 40 फार्म हाउस को वो सप्लाई करता रहा और इसी के चलते हरियाणा की बिजली मुफ्तखोरी की भेंट चढ़ती हुई चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कनेक्शन 2014 में लिया गया था तो इसका खुलासा होते होते 6 साल कैसे लगे। ये सबसे बड़ा सवाल भले ही हो, लेकिन इसका जवाब बहुत सीधा सा है। कहा यह जा रहा है कि प्रदीप त्यागी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, मतलब राजनेताओं तक उसकी पहुंच है। अब प्रदीप त्यागी एक बड़े नेता का करीबी भी बताया जाता है। छापे के दौरान 11,000 की लाइन मिली है। साथ ही छापे के दौरान 24 ट्रांसफार्मर अवैध तरीके से लगे हुए भी मिले। विभाग के अधिकारियों की मिली भगत की भी खबर है और यह सब खेल 2014 से ही चल रहा था और उसी वक्त प्रदीप त्यागी ने 15 किलोवाट का एक कनेक्शन भी लिया था। अब जिन जगहों पर हरियाणा की बिजली की सप्लाई की जा रही थी वो यूपी के जमीन पर बने हुए फार्म हाउस हैं। इस खुलासे के बाद से बिजली विभाग के अधिकारियों में हड़कंप है। हालांकि ये बात भी सच है कि कई कर्मचारियों को इसकी जानकारी पहले से होगी और हो सकता है कि उनका हिस्सा वक्त वक्त पर उन तक पहुंचता भी रहा हो, क्योंकि अधिकारियों की मिली भगत के बिना ऐसा हो पाना मुश्किल लगता है। अब लीगल टीम साक्ष्य जुटाने में लगी है। हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी होने के बाद मामले पर ही आज हम करेंगे आज की बड़ी बहस। तो हरियाणा की बिजली यूपी में 6 साल तक चोरी होती रही और अधिकारियों को इसका पता तक नहीं चला। अब तक करोड़ों रुपए की बिजली चोरी हो चुकी है। जिस प्रदीप त्यागी ने बिजली चोरी को अंजाम दिया है वो राजनेता का करीबी भी है और इसी के चलते अब तक वो इन सबसे बचता रहा है। और अगर ऐसा है तो क्या उस नेता की पहचान करके उस पर कार्रवाई होगी? और अगर विभाग के भीतर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो क्या विभाग उस पर कोई कार्रवाई करेगा? ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर आज की हम बड़ी बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सीनियर इंजीनियर नरेश कक्कड़ की बात को सुनाते हैं जो कि आपको चौंका देगी। 2015 में एक कनेक्शन दिया गया था 15 किलोवाट का प्रदीप त्यागी के नाम पे। उसका कंटिन्यूस बिल भी आता रहा और वो बिल भरता रहा 2017 तक। उसके बाद एवरेज पे बिल आता रहा और वहाँ जाने का रास्ता सिर्फ बोट है। तो कोई एक कंप्लेंट हुई हिसार के अंदर, वहाँ डायरेक्टर ऑपरेशन ने कंप्लेंट मार की। एक टीम आई वहाँ से, उन्होंने वहाँ जाके देखा कि जो 15 किलोवाट का कनेक्शन था उसका मीटर तो नीचे गिरा पड़ा है और वहाँ से आगे फार्म हाउस हैं बहुत सारे यूपी की भी जज लैंड के अंदर। तो पता लगा कि जो हमारी एसटी की जो लाइन थी वहाँ से केबल उतार के नीचे केबल डाल के वो जो यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा 11 केवी का उसके ऊपर इन्होंने जोड़ दी है। इसको लेके भी जांच की जा रही है। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इसके अंदर पाया गया तो चलिए, वो तो गनीमत रही कि हिसार की टीम को इसकी शिकायत मिल गई और उसके बाद ये पूरा प्रकरण खुल गया, यानी कि इस मामले का खुलासा हो पाया। अगर फरीदाबाद की ही टीम को शिकायत मिली होती तो कार्रवाई कितनी हो पाती, इसे हर कोई अच्छे से समझ सकता है। तो आज इसी पर एक खास पैनल के साथ आज की बड़ी बहस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के मुद्दे के कुछ अहम सवाल हैं वो भी आपको बता देते हैं। सवाल यह है कि 6 साल तक आखिर ये बिजली चोरी होती कैसे रही, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा सवाल यह है कि किसकी मिलीभगत से ये बिजली यूपी तक पहुंच गई, इस पर भी आज चर्चा होगी। और ऐसे कैसे जगमग हरियाणा का जो सपना है वो पूरा होगा, इन सारे ही विषयों पर आज चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन मेहमानों के परिचय के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। भारत भूषण जुयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारत भूषण जुयाल जी, बहुत स्वागत आपका।
रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। रंजीता मेहता जी, आपका बहुत स्वागत। और नरेश प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। नरेश प्रधान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। भारत भूषण जुवाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो बहुत सीधा सा सवाल है। 6 साल लग गए इस पूरे प्रकरण का खुलासा होते होते, और जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हरियाणा की बिजली यूपी में कैसे बेची जाती है। देखिए आयुष जी, जिस प्रकार से अभी आपने देखा सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर साहब ने भी अपनी बात रखी है आपके माध्यम से, तो 2015 में ये कनेक्शन दिया गया और विधिवत तरीके से कानूनी रूप से दिया गया था। प्रदीप त्यागी जी जो एक प्रकार से अब इसमें एक खलनायक के रूप में सामने आए हैं, उन्होंने षड्यंत्र करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जमीन यमुना के पार भी जो है वो हरियाणा के इन प्रदीप की कुछ जमीन थी और उस पर उनको अधिकार था कनेक्शन लेने का, तो विभाग ने कनेक्शन दिया था 15 किलोवाट का। और अपनी आपूर्ति के अलावा उन्होंने उस प्रकार से एक प्रकार का षड्यंत्र करके जो उत्तर प्रदेश के लोग थे, जहां पर 11,000 किलोवाट की लाइनें पहले से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, अंडरग्राउंड केबल डाल करके षड्यंत्र के तहत उन फार्म हाउसेज को बिजली चोरी करके देने का काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ये भी पता लगा कि 2015 से 2017 तक एज पर मीटर रीडिंग प्रदीप त्यागी जो है बिल भरते रहे हैं और 2017 के बाद एवरेज के बेस पे जो पहले की एवरेज थी उस हिसाब से मैक्सिमम जो था वो बिल वो देते रहे। लेकिन इस दौरान मुझे जो समझ में आ रहा वो यही कि जब उन्होंने 2017 में चोरी का प्रकरण किया तो उन्होंने एवरेज बिल पे जाना पसंद कर लिया, क्योंकि अगर एक्चुअल बिल पे जाते तो शायद वो मीटर रीडिंग वो लोड के हिसाब से बहुत ज्यादा होता। वही चोरी करने का मंशा भी यही रही। तो 2017 से अब तक वो लगातार एवरेज बिल पर जो मैक्सिमम एवरेज निकलती थी डिपार्टमेंट चार्ज करता चला जा रहा था, क्योंकि यमुना के पार जाने का साधन सिर्फ और सिर्फ बोट के माध्यम से वहां जाया जा सकता था। तो जरूर कहीं ना कहीं विभागीय कोताही भी जो है शायद कर्मचारियों से हुई होगी। इसके लिए जो जांच दल बनाया गया है वो जांच दल 2 एक्सपीरियंस लेवल के अधिकारी हैं, उनको इसकी जांच को दिया गया है। प्लस आपको पता है कि जैसे लीगल भी इसमें से राय लेकर के नहीं। भारत भूषण जुवाल जी, देखिए अब जो मामला खुलकर के सामने आया है तो कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी। आपका मामला खुला है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कार्रवाई ना करें। अपने स्तर पर तो आप कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बड़ा जो घपला है वो हुआ है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यह है कि 6 साल तक, कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल का ये प्रकरण रहा हो, 6 साल तक कैसे बचता रहा? इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, वो भी आपकी नाक के नीचे। ये तो बहुत अहम सवाल है। और वो भी ये नहीं कि कहीं और उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई करता रहा। ये सब कैसे हो गया? बिना किसी की मिलीभगत के तो नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल मानते हैं इस बात को कि बिना किसी के इसमें संलिप्तता के ये काम इतना संभव नहीं लगता है। और इस बात को बिजली विभाग की और माननीय बिजली मंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है। उनका कहना भी है कि इसमें संलिप्तता पाई जा सकती है तो संदिग्ध है, लेकिन जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त अगर विभागीय कोई पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके लिए की जाएगी। और जितना भी प्रावधान बनते हैं, खाली सेक्शन 135 में बिजली चोरी का मामला न बना करके इसमें षड्यंत्रकारी जो है उनको भी साथ में लेकर के, और 420 का जिस प्रकार से धोखाधड़ी है हरियाणा सरकार के साथ, बिजली विभाग के साथ, संगीन धाराओं में जो अपराध बनता है, जो बनता है इस केस में वो बनेगा, चाहे कोई इसमें कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो और कितने भी बड़े रसूख का कोई सामाजिक व्यक्ति हो, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ठीक है, रंजीता मेहता जी कैसे देखती हैं इस पूरे प्रकरण को? रंजीता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, रंजीता जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। नरेश प्रधान जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आपका भी कमेंट चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम पर। आपकी आवाज नरेश प्रधान जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हो? जी जी नरेश जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार नाम की चीज हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई बची नहीं है। आज ठगी ठोरी और घपले घोटालों की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिससे कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। और आज पूरी जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जितने घोटाले दिए हरियाणा प्रदेश को, आज हर वर्ग अपने आप को ठगे हुआ महसूस कर रहा है। और न आधारहीन जनाधारहीन सरकार है, जुगाड़ की सरकार है ये। और पूर्ण रूप से ना भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही थी, सफल हो पाई है,
न जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में, कर्ज के बोझ के नीचे हरियाणा प्रदेश को ला दिया है। हर वर्ग बीजेपी की नीतियों से आहत है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो लेबर वाला हो, चाहे वो किसान भाई हो। आज चारों तरफ हाहाकार मची हुई है प्रदेश के अंदर। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि तुरंत प्रभाव से इनको कार्रवाई करनी चाहिए और ये घपलेबाज सलाखों के पीछे होने चाहिए। आज हर बार इनका एक ही जवाब होता है, घोटाला हो जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हर विभाग है सरकार के पास, क्यों सोते रहते हैं? घोटाला होने के बाद एक नुक्ते तुले 4 शब्द कह दिए जाते हैं कि अपराधियों को, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाई आप कहाँ सो रहे हो? क्यों हरियाणा को लुटवा रहे हो? क्या है आपका दायित्व? क्या कानून व्यवस्था बहाल करनी चाहिए? क्या भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाना चाहिए? क्या नहीं लगाना चाहिए? क्या कौन सा दायित्व निभा रही है सरकार? कर्ज के बोझ ठीक है नरेश जी, मैं आपकी बात का जवाब ले लूंगा। भारत भूषण जुएल जी हमारे साथ मौजूद है। रंजीता मेहता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो एक छोटा सा कमेंट आपका भी, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? आयुष जी, आपको मेरी बिल्कुल देखिए, जैसा कि अभी आप इस मेरे से पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे वो कह रहे थे कि नब्बा तुला जवाब जो है भाजपा के प्रवक्ता को सिखाया जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे। मुझे ये बात का जवाब दे कि कार्रवाई करने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन है? और जहां कार्रवाई करनी होती है, जब कार्रवाई करनी होती है तब ये कार्रवाई ना करके उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। आज बहुत बढ़िया एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो चला रखा है भाजपा की सरकार ने कि यूपी के यहाँ पर जो है, यहाँ से बिजली वहां जा रही है, चोरी हो रही है, और वहां के जो गुंडे बदमाश हैं, वहां का जो गंदगी है, वहां पर जो भ्रष्टाचार है, वहां के जो अपराध हैं, वो आज हरियाणा के अंदर आ रहे हैं विकास दुबे के नाम पर। मैं ये पूछना चाहती हूँ आज इनके मंत्रियों से, संतरियों से कि कहाँ उनकी आंखें बंद है? बार बार हरियाणा सरकार को लुटवाने का काम जो कर रही है ये लोग, ना केवल बिजली चोरी हो रही है, उसके अलावा जो अधिकारी हैं जो इसमें संलिप्त हैं उनको संरक्षण कौन दे रहा है? आयुष, मेरी आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही है, प्लीज इस इको को ठीक करवाइए। जी। रंजीता जी, मैं आपको ऑडियो सही करवाता हूं। मैं फिलहाल जो आप लोगों ने बात की उसका जवाब ले लेता हूं। भारत भूषण जुएल जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, नरेश जी ने भी और बहन रंजीता जी ने भी एक बात कही है, सरकार कर क्या रही है, क्यों संज्ञान नहीं ले रही है। देखो, सरकार के जितने भी विभाग है, सतर्कता विभाग है, चाहे इसमें इंटेलिजेंस के साथ पुलिस विभाग है, और कोई भी विभाग है, चौकसी विभाग, जो भी होता है इसीलिए बनाए जाते हैं कि कोई अगर इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति होता है या कोई इस प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, चोरी में इन्वॉल्व होता है, सतर्कता विभाग उसको पकड़े और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे, ये सरकार का काम है। अगर हम एक आदर्श नागरिकता के हिसाब से देखें कि कोई अपराध कर ही नहीं सकता, कोई चोरी करेगा नहीं, तो शायद इन विभागों की जरूरत ना हो। ये विभाग इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के गैर कानूनी काम करता है, चोरी चकारी का काम करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वे कह रहे हैं कि भाई एक नफा थोड़ा सा जवाब होगा, भाई हम इस पर कार्रवाई करेंगे, तो क्या हम क्या कहें? नहीं, भारत भूषण जुएल जी, देखिए ये सवाल तो होगा। भारत भूषण जुएल जी, देखिए ये सवाल तो होगा क्योंकि व्यवस्था में आप हैं। अगर रंजीता मेहता जी की सरकार होती तो यही सवाल उनसे होता कि साहब आपके समय में क्या हो रहा है। सवाल सीधा सा ये है क्योंकि आप लोग कहते हैं और आप लोग बार बार इस बात को कहते हैं, आपके तमाम बड़े नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जगह आप लोगों के प्रशासन के अंदर नहीं है, भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस है। साहब 6 साल लग गया इस पूरे घटनाक्रम को खोलने में, और अब तो इसमें यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि ये जो शख्स है त्यागी, इसके जो राजनीतिक संबंध है वो भी हैं, इसको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो इतनी आसानी से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे पा रहा है। अब सवाल इसमें यह है कि कार्रवाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो संरक्षण की बात आ रही है, अगर कोई नेता के साथ इसका कनेक्शन निकलता है तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? क्या इसके लिए जो जिम्मेदार बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि होता यह है कि छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके इतिश्री हो जाती है, क्या जिम्मेदार जो बड़े अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता के साथ ये सब होता रहा, क्या उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एक मैसेज होगा? ये सवाल है। जुएल जी, इसका जवाब दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, आयुष जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा एक अलग है और चोरी करने का किसी भी विभाग में ये दो मुद्दे बिल्कुल अलग अलग है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर चर्चा करेंगे तो अगर इस बात को भ्रष्टाचार से जोड़े और अगर ये कहें कि इस व्यक्ति के, प्रदीप त्यागी के किसी के साथ संबंध है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति के साथ हो, बड़े अफसर के साथ हो, लेट इट बी गेट एक्सपोज।
अगर इंक्वायरी हो रही है, लेकिन किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का भारत भूषण जी, लेकिन ये भ्रष्टाचार ही तो है ना एक तरीके का, घोटाला हुआ, ये भ्रष्टाचार ही एक तरीके का, ये सिस्टम का भ्रष्टाचार है, ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। करोड़ों रुपए की बिजली हरियाणा की चोरी हुई है। लेट मी क्लैरिफाई आयुष जी कि चोरी करना भ्रष्टाचार तो तब है अगर प्रदीप त्यागी किसी राजनीतिक व्यक्ति के संरक्षण के साथ इसको एक अमली जामा दे रहा है। मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जी चोरी का मुकदमा रंजीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बार कंप्लीट हो जाए भारत भूषण जी की बात। संलिप्त पाए जाते हैं। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी, कोई नेता, कोई व्यक्ति इसमें शामिल पाया जाता है। आज खाली कह देने से नहीं कि संरक्षण प्राप्त है। आप अगर कह लिए बहन जी तो बताइए किसका संरक्षण प्राप्त है। आप नाम ले लीजिए, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाने को तैयार, इन्वेस्टिगेशन करवा, लेकिन बिना इसका किसी की संलिप्तता पाए जाने के नहीं कहा जा सकता। हाँ, चोरी हुई है, चोरी के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी व्यक्ति शामिल पाया जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई सामाजिक रसूख वाला बड़ा व्यक्ति हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे सवाल करने का मौका दें। ठीक है रंजीता जी, क्या कहना चाह रहे हैं? नरेश जी, आपके पास भी आऊंगा। रंजीता जी की एक बात हो जाए कंप्लीट, मैं आपके पास आ रहा हूं। रंजीता जी, आवाज मिल रही हो? अगर आपको प्रॉपर सवाल पूछे। आयुष, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं है, क्या ये इस बात की गारंटी लेती है कि इसके अंदर अधिकारियों की जो मिली भगत थी वो नहीं थी? क्या ये इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि इसके अंदर वहां पे लगे हुए अधिकारियों की मिली भगत नहीं है, या वो ये कहना चाहते हैं कि 6 साल से उनकी आंखें बंद है और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब पिछली सरकार थी तब बिजली मीटर घोटाले की जो खरीद थी उसको लेकर जेजेपी बार बार सवाल उठाती थी, सारा इलेक्शन उन्होंने उसके ऊपर लड़ा। आज मुझे बता दीजिए उसके खिलाफ कौन सी जांच हुई है, कौन से अधिकारी के खिलाफ जांच हुई है? इतना बड़ा घोटाला था जिसके ऊपर सरकार कुंडली मारकर बैठी है। उसके अलावा गुड़गांव से, फरीदाबाद से पुलिसकर्मी जो है वो खुद बिजली चोरी करते हुए 20-20 लाख के उनको नोटिस दिए हुए हैं। उसके खिलाफ कौन सी जांच हुई है? कौन से अधिकारी को सजा दी गई है? आज अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला काम हरियाणा के अंदर चल रहा है और उसके बावजूद कह रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आज करोड़ों का जो नुकसान हो रहा है वो आम टैक्स पेयर, आम उपभोक्ता जो है वो उसको भुगत रहा है। हमें लंबे लंबे बिजली के कट जो है सहने पड़ते हैं। आज हम डेवलप सेक्टर में रह रहे हैं, उसके बावजूद 8-8, 10-10 घंटे के कट लगते हैं। रात को 9 बजे बिजली बंद की जाती है और सुबह 9 बजे ऑन की जाती है। सारी रात जागना पड़ता है और ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर हम सरप्लस बिजली दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब बिजली की चोरी होती है उसकी भरपाई जो है वो आम उपभोक्ता से करनी पड़ती है और जिसके कारण आम लोग जो है सफर हो रहे हैं। और जितनी भी चोरियां हो रही हैं उसकी रिकवरी का कौन जिम्मेदार है? पीयूष गोयल जी पीछे आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने बड़ी मीटिंग ली थी और सभी मंत्रियों को लताड़ा था। उन्होंने ये कहा था कि मेरे को बार बार ट्विटर पे शर्म आती है जब कट को लेकर लोग मुझे तंग कसते हैं। तब उन्होंने स्वयं माना था कि लंबे लंबे कट लग रहे हैं हरियाणा के अंदर, उसके बावजूद कि हरियाणा के पास सरप्लस बिजली है। इनके स्वयं के केंद्रीय मंत्री रंजीता मेहता जी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर सरप्लस नहीं होती तो फिर दूसरी जगह बिजली कैसे दे रहे थे? लेकिन वो जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है। वो जो सरप्लस बिजली है वो चोरी ऐसे ही होती है और अगर अदर स्टेट में चली जाएगी तो फिर तो बिजली के जो कट है वो लगेंगे। रंजीता जी ठीक है। नरेश प्रधान जी, एक कमेंट नरेश प्रधान जी का भी। रंजीता जी ठीक है, रंजीता जी ठीक है, हो गया। नरेश प्रधान जी, नहीं, सरकार का काम ये नहीं है कि बार बार आपराधिक घटनाएं घटती रहे और अपराधी बेखौफ भय मुक्त होकर अपराध करते रहे और साफ निकल जाए और बाद में कहेंगे जांच होगी। मैं यही तो कहना चाहती हूँ। सरकार अपराधियों पर अंकुश कब लगाएगी, कब भयभीत होंगे वो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर अपराध करोगे और जनहित के जो कार्य है उनकी अनदेखी सरकार करेगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। और आज अपराध का जो ग्राफ है, हरियाणा प्रदेश ने बिहार को भी पीछे छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया। भिन्न भिन्न प्रकार के कहीं शराब घोटाला है, कहीं धान घोटाला है, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा जा रहा है और सरकार मुक्त दर्शक होकर देख रही है। और एक जिस पार्टी को मैंडेट दिया था, सरकार तो जनाधारहीन है, आधारहीन है, लेकिन कंपार्टमेंट सरकार का आ गया तो बीजेपी ने 10 नंबर की नकल उसको देकर और जुगाड़ तुगाड़ की सरकार बनवा दी।
और चारों हाथों से लूट रहे हैं। पहले 2 हाथों से लूटता था हरियाणा, अब 4 हो गए, 2 जेजेपी के और 2 बीजेपी के। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, ये कौन से दूध के धुले हुए हैं, इनके भी सीनियर नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। ये भी रात को 7 कट्ठे होटलों में घूमते हैं, फिरते हैं, सेटिंग करते हैं, और सुबह आज विपक्ष समूचा कांग्रेस पार्टी, चलिए बीजेपी के। चलिए, एक आरोप रंजीता मेहता जी के लिए भी आ गया। मुझे लगता है रंजीता जी उसका जवाब दे देंगे, लेकिन ठीक है, आज थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं। आज बिजली की जो चोरी हुई है थोड़ा उस पर रहते हैं। ठीक है, इन घोटालों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। ठीक है, भारत भूषण ज्वाल जी, देखिए ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ये देखिए, एक तरीके से जो कनेक्शन लिया गया उसमें जो घोटाला है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कनेक्शन कम वाट का होता है, 11,000 की लाइन मिलती है, 24 ट्रांसफार्मर वहां पर मिलते हैं। ये सब कैसे होता रहा? अगर इसी तरीके से होता रहे तो कैसे भरोसा किया जाएगा कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको सही तरीके से सुनिश्चित कर पा रहे हैं आप लोग? इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर का मिलना, 11,000 वोल्ट की लाइन का मिलना, 40 फार्म हाउस को सप्लाई करता रहा, सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे होता रहा, और आप कह रहे हैं कि आप लोग इन सारी चीजों के बिल्कुल खिलाफ हैं। आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। एक शख्स इस तरीके से घुमा रहा है पूरे विभाग को। आयुष जी, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का वादा है, संकल्प है, और वो निभा रही है इस बात को। जहां तक इसमें घोटाले की बात है और जिस तरीके से बात अभी रंजीता बहन जी कर रही थी, अभी इन्होंने मीटरों का, बिजली के मीटरों के घोटाले की बात की कि इसमें ये हुआ। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अपने पार्टी के सरकार की सिंसियरिटी की बात करना चाह रहा हूँ। इस तरीके से व्यवस्था को, जो पुरानी व्यवस्था थी, उसको ठीक करने में भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। सुनिए, 5-6 लाख पुराने मीटर और 25 लाख खराब मीटर, 6 लाख खराब मीटर, 25 लाख पुराने मीटर, लगभग 31 लाख मीटर जिनके माध्यम से बिजली की चोरी होती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बदलने का काम किया है। इतनी बड़ी चोरी होती है, अभी बहन जी खुद कह रही थी, 1600 करोड़ रुपया हुडा सरकार ने बिजली के बिलों का माफ किया था, जो कि चोरी का था। उसमें करोड़ रुपए अकेले रोहतक जिले के बिजली के बिल माफ किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली के बिल माफ किया तो कुछ ब्याज माफ किया, कुछ जुर्माना माफ किया, लेकिन उसमें भी धांधली है जनाब। उसके खरीद में ही धांधली है। हर 6-6 महीने के बाद आप ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं, जिसकी वजह से आप खरीद घोटाला कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। आपके समय पर मैं बीच में नहीं टोक रहा हूँ, आप प्लीज मेरी बात को सुन लीजिए, आप उत्तर दे दीजिए। 25,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनियां हरियाणा की जो वितरण निगम घाटे में चल रही थी, बीजेपी की सरकार ने आके 25,000 करोड़ रुपए का वो घाटा अपने सिर लिया, हरियाणा सरकार के सिर लिया, तब जाके हरियाणा में बिजली चली। इनके समय कार्यकाल में थर्मल प्लांट लगे थे। यमुनानगर का मैं रहने वाला हूँ, यमुनानगर का उदाहरण सबसे बड़ा देना चाहूंगा। चाइना से मशीनरी इंपोर्ट की गई, मशीनरी इंस्टॉल की गई, और वो बिल्कुल ठप पड़ा है। क्यों? 35% तो उसमें पत्थर वाला कोयला आता था, पत्थर 35% आता था, जिसके कारण से ना तो क्वालिटी रही प्रोडक्ट की, और वो मशीनरी भी ठप हो गई। इसके जैसे थर्मल प्लांट का पानीपत का हाल हुआ, तो उस समय चोरी होती थी, कोयले में चोरी होती थी, मशीनरी में भी रिश्वतें खाई जाती थी। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार, 2018 में और उसके बाद अब 2020 2 बार बिजली के रेट कम किए हैं उपभोक्ता के लिए। ये स्पष्ट दर्शाता है कि जब पहले घाटे में बिजली निगम चलते थे, आज क्योंकि हर उपभोक्ता को समझ आई है कि बिजली का उपयोग करना है, तो बिल देना है, निगम फायदे में चल रहे हैं, इसलिए कंज्यूमर को उसको फायदा दिया जा रहा है बिजली के रेटों को कम करके। ये हमारी पार्टी के, मैं आंकड़ों के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, पार्टी की नीयत के बात से कह रहा हूँ, नेतृत्व की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी नीयत साफ है और अगर हम एक क्षमता के साथ काम करना चाहते हैं, एक संकल्प। भारत भूषण जी, लेकिन उस नियत का क्या करेंगे जब आपकी नियत, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि साफ है, लेकिन आपके अधिकारी अगर संलिप्तता में पाए जाएं तो फिर कैसे चलाएंगे? सिस्टम को तो चलाएगी ब्यूरोक्रेसी ही ना, और वो अधिकारी अगर संलिप्त हैं, क्योंकि आपने इस बात को स्वीकार किया ना कि बिना मिली भगत के तो नहीं हो सकता कि कोई एक शख्स या मैं चाहूं तो मैं इतना बड़ा घपला घोटाला कर जाऊं जब तक किसी का संरक्षण मुझे ना हो। अगर अधिकारी संलिप्त हैं या जो लोग भी संलिप्त हैं, अगर उनकी शय पर इतना बड़ा काम होता रहा, 6 साल लग गए उसको यहाँ पर डिस्क्लोज करते करते, तो कैसे इन सारी चीजों को सुनिश्चित करेंगे? सवाल तो ये है ना। देखिए, संरक्षण, जहां तक संरक्षण की बात है, वो सीधा सीधा ब्यूरोक्रेसी पे संरक्षण की बात नहीं जाती। ब्यूरोक्रेसी का तो संलिप्तता होती है, उसमें मिली भगत होती है, जिसका भी एक पर्दाफाश होगा, जिसकी मिली भगत है। और जहां संरक्षण की बात है, तो संरक्षण का सीधा अर्थ होता भी राजनीतिक व्यक्ति का हस्तक्षेप। अगर संरक्षण है राजनीतिक व्यक्ति का, उसके लिए भी अगर किसी का है तो निश्चित रूप से सामने बात आएगी
दोनों पार्टियां जितनी भी अपनी पार्टियां हैं उनसे भी मैं आह्वान करता हूं, आपके पास को तथ्य है किसी के संरक्षण देने का, आप लेकर के आइए। 100% मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूं, उस व्यक्ति के खिलाफ जांच करवाने का काम, लेकिन तथ्य आप लेकर के आइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर जांच करेगी। अगर राजनीतिक ठीक है भारत भूषण जुआल जी, तथ्य तो वो भी लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा अपने स्तर पर आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। अगर ये बात उठ रही है कि राजनीतिक संरक्षण था तो थोड़ा जांच आप लोग भी करवा लीजिए, कौन राजनीतिक संरक्षण था जो उसको प्राप्त था। बाकी विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो कहीं ना कहीं से खोज के ले ही आए कि खाली बोले ना, विपक्ष खाली हल्ला ना करे। ठीक है, विपक्ष की बात कुछ इस तरीके का है, इशारा हमें दे, हमें कुछ तथ्य दे, हम उस पर जांच बिठाएं। रंजीता मेहता जी, आयुष जवाब देने का मौका दे प्लीज। रंजीता जी आवाज मिल रही हो, जवाब दें। आज ये देखिए कि भारत भूषण जी से ये पूछिए कि गुंडागर्दी इस कदर है इस प्रदेश के अंदर, ये अभी बात करते हैं कि कार्रवाई करते हैं, हम संरक्षण नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल मुझे आवाज मिल रही है। फरीदाबाद के साथ ही जो है लगता हुआ पलवल का एरिया है, वहां पे 7 महीने पहले की मैं आपको घटना बताने चाहूंगी कि वहां पर एक गांव है बिल्कुल पलवल के साथ, वहां पर बिजली की चोरी हो रही थी और अधिकारी वहां पर बिजली की चोरी पकड़ने के लिए उस गांव के अंदर गए। बकायदा डंडे लाठियों से इस कदर उनको पीटा गया कि वहां का जो जेई वीरपाल था उसको अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा और काफी लंबे समय तक उसका इलाज चला। और आपको जानकर हैरानी होगी वो डंडे बरसवाए किसने, वहां के लोकल सरपंच ने। आज मुझे ये बात बता दे भारत भूषण जी कि उस सरपंच के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या उसको मैसेज दिया गया कि भी तुम गांव में लोग आते हैं चोरी पकड़ने के लिए, उनके ऊपर आप डंडे बरसाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं और वो अभी भी शरेआम उसी तरीके से वहां पे ये कुछ चल रहा है। तो निश्चित तौर पे सरकार के संरक्षण के बिना ये काम नहीं हो सकता और सरकार पूरे अपने संरक्षण में काम करवा रही है। और जहां तक अभी भारत भूषण जी ये कह रहे थे कि हमने रेट कम कर रहे हैं बिजली के, 200 वाट है उसका इन्होंने बिजली का बिल कम किया है। बिजली का बिल 2 महीने का इकट्ठा आता है जनाब, 2 महीने का बिल 200 जो यूनिट से तो ज्यादा आएगा ही आएगा। तो आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? जी, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगर सरकार खुद सीधे तौर पर संरक्षण दे रही होती तो मुझे लगता है सरकार तो कार्रवाई भी नहीं करती। अगर सरकार कार्रवाई कर रही है और बैठ के यहाँ उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप बताइए कौन सा राजनीतिक संरक्षण है, कोई तथ्य अगर आपके पास में है तो वो उस पर कार्रवाई को भी तैयार है, वो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, वो ये बात कह रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर सरकार का संरक्षण या किसी नेता का संरक्षण होता जिसकी ओर आप इशारा कर रही हैं तो फिर ये तो कार्रवाई भी नहीं करते, उसको बचा लेते। रंजीता जी, आयुष में वही तो बता रही हूँ मैंने आपको, वहां के अधिकारियों की पिटाई हुई। मुझे आज एक बात का जवाब दे दे, मुझे एक बात का जवाब दे कि कौन सी कार्रवाई हुई उस सरपंच के खिलाफ जिन्होंने शरेआम उस जेई को पीटा और वो काफी लंबे तक अस्पताल में रहा। इन्होंने कौन सी कार्रवाई की तो बता दीजिए। जो एक कट की बात करते हैं कि बिजली के कट नहीं लगते, स्वयं इनके पीयूष गोयल जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर लताड़ा था अधिकारियों को कि मिनिस्टर्स के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, चाहे वो अनिल विज जी का प्रोग्राम चल रहा होता है, चाहे वो जो है अश्विनी चोपड़ा जी का प्रोग्राम चल रहा होता है, उसके बीच में बिजली 2-2, 3-3 बार जाती है। तो अगर प्रोग्राम्स में ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता गर्मी में किस तरीके से बेहाल होती है। ठीक है रंजीता जी, अब आपके 2 सवालों का मैं जवाब ले लूंगा। एक तो आपने पीयूष गोयल जी का जिक्र किया, उस सवाल का भी जवाब। दूसरा ये कि क्योंकि ये कार्रवाई की बात कर रहे थे तो जिस प्रधान का आप जिक्र कर रही हैं या पलवल से लेकर जिस गांव का आप जिक्र कर रही हैं वहां पे ऐसी कौन सी कार्रवाई हुई जो नजीर बनेगी और उस पर कैसे इन लोगों ने काम किया उसका मैं जवाब ले लूंगा। लेकिन प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, नरेश प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका कमेंट भी मैं इंक्लूड करूंगा। नरेश प्रधान जी। आयुष जी बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का जवाब आया है कि विपक्ष को इनाम बताए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास जांच एजेंसियां नहीं है क्या, या आप ये स्पष्ट सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी सरकार कोई भी भ्रष्टाचार रोकने में हर मोर्चे पर असफल हुई है और विपक्ष हमारे को नाम बताए। इनके पास विजिलेंस है, सरकारी तंत्र है, जांच एजेंसियां है, सरकार भी सो रही है। और जब तक कोई भी घोटाला होगा या कोई भी जनहित की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे अपराधी किस्म के लोग, भ्रष्टाचारी किस्म के लोग,
तो अधिकारियों की सिर्फ मिली भगत से नहीं हो सकता। इनको नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और नीचे से ऊपर तक मार जाता है। और आज बीजेपी धड़ों में बटी हुई है, हर मोर्चे पर लोकहितों की रक्षा करने में असफल हुई है, हर मोर्चे पर लोकहितों की अनदेखी हुई है। और इसी का बीजेपी की असफलता का यही कारण है कि कोई भी प्रदेश का वर्ग बीजेपी की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मची हुई है, जंगल राज है, सरकार नाम की चीज कोई बची नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष नाम ना बताए, इनकी एजेंसियां क्या कर रही है, कितने घोटाले हुए हैं, कितने अपराधी पकड़े गए हैं, कितने सलाखों के पीछे है। बस एक बार जांच बैठा दी जाती है, ढोल लेती है, फिर उसका परिणाम तो कोई आता नहीं। और हर बार एक ही 4 लाइन का सवाल होता है जो इनके लिख के दे दिया जाता है पार्टी की तरफ से कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाता, अपराधी बेखूब घूम रहे हैं, ये जनता को आश्वस्त कर रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा। कितने अपराधियों को नहीं बख्शेगा, कितने अपराधी सलाखों के पीछे। तो ये ढिलमिल नीतियों से काम नहीं चलेगा। सरकार समय रहते जागे और लोकहितों की अनदेखी ना करे। ठीक है, भारत भूषण जी जवाब दें। जी, मैं नरेश जी की बात पे आता हूँ। नरेश जी कह रहे हैं कि देखो सरकार का तंत्र होता है, सरकार में हम हैं, सारे तंत्र हमारे पास हैं, एजेंसीज हमारे पास हैं। तो भाई साहब उन एजेंसीज में विश्वास करिए, उन एजेंसीज के माध्यम से ही निगरानियां हो रही हैं, उन एजेंसी के माध्यम से ही कोई रिजल्ट आएगा तभी तो विश्वास करेंगे ना। कितने अपराधी पकड़े गए, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, नरेश जी हरियाणा प्रदेश, हम यही नरेश जी आपकी बातों को उन्होंने सुन लिया, आपका सवाल वो समझ गए, आपका सवाल वो समझ गए। भारत भूषण जी से उसका जवाब लेते हैं। भारत भूषण जी जवाब। मैं आप ही की बात का उत्तर दे रहा हूँ। अगर प्रदेश के जांच एजेंसियों पर आपको भरोसा है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं, करती हैं, और वो जो भी इसमें जांच में निकल करके आता है वो सामने लेकर के आते हैं। आपका कहना है कि भाई हर प्रकार से भ्रष्टाचार है, आप कोई भी एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, कोई आंकड़ा आपने नहीं देना है, खाली आपने एक विपक्ष के नाते आपने ये बिजली घोटाला देश में पूरे प्रदेश में हाहाकार मची है। दीजिए ना, देखिए आप ये हम बताएंगे तभी जागोगे कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों कुंभकर्ण की नींद सो रही है, नरेश प्रधान जी, क्यों लोकहितों की अनदेखी कर रही है। नरेश प्रधान जी हम तो बता रहे हैं, आप सुन कर रहे हो। नरेश जी और सकारात्मक कितने नरेश जी देखिए, एक सेकंड सभी प्रवक्ताओं से मैं ये बात कह रहा हूं। देखिए एक एक करके सभी लोग जिसको जो सवाल पूछना वो सवाल पूछे, जिससे जवाब लेना उसका जवाब सुने। अगर बीच में आप लोग बहस करेंगे तो जनता को ना कुछ समझ में आएगा, ना इस चर्चा का कोई निष्कर्ष निकलेगा। एक एक करके सब लोग। नरेश जी संतुष्ट हो या ना हो, मैं जनता नहीं देखिए, जनता के लिए जवाबदेही है ना सबकी, सब जनता के लिए यहाँ पर बैठे, जनता देख रही है, हरियाणा की प्रदेश की जनता देख रही है। आपने जो सवाल पूछा अगर उसका वो सही जवाब नहीं देते हैं तो जनता पे छोड़िए ना, और बाकी हम लोग बैठे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप सुनिए तो वो क्या कह रहे हैं। भारत भूषण जी कंप्लीट करें। तो मेरा ये कहना था जांच एजेंसियों पे विश्वास रखिए। अब ये जो घटना हुई है इस पे भी जांच एजेंसियां ही काम करेंगी। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आपके पास कोई आंकड़ा, कोई नाम, कोई ऐसा संलिप्तता का कोई गठबंधन, कोई गठजोड़ है, कोई ऐसा कुछ ला तो सामने लाइए, आपका भी कर्तव्य है, ले आइए। हम तो करवा ही रहे, हम ये नहीं कह रहे हम भाग नहीं रहे ना, हम तो कह रहे हम करवा रहे हैं, सामने आइए। नहीं, लेकिन भारत भूषण जी लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं नरेश जी, वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए इससे पहले ऐसे कौन सी कार्रवाई आप लोगों ने की जिसको आप ये कहें कि ये नजीर के तौर पे हम पेश करते हैं। देखिए फला घोटाले में ऐसा हुआ था, उसमें ये संलिप्त पाया गया और उसके खिलाफ हमने ये कार्रवाई की, इसलिए आप हम पे भरोसा करिए, हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। ये सवाल दोनों विपक्षी पार्टियों का है। यही बात रंजीता मेहता जी भी कह रही, यही बात नरेश जी भी कह रहे हैं। कोई एक नजीर बता दीजिए जिससे ये लोग भरोसा करें। जो प्रश्न उठाया मैं उसी पर आ रहा हूँ कि पहले इस प्रकार की घटनाएं ये कह रहे जैसे पलवल में, नहीं देखिए इस बात की गहराई में जाना पड़ेगा, समाज की दृष्टि से, और जनता को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जब भी हुड्डा साहब की सरकार रही है, चौटाला साहब की सरकार रही है, इनके नारे होते थे सारे बिजली के बिल माफ कर देंगे, हमारे को सरकार में लाओ। चौटाला साहब को तो यहाँ तक ध्यान था कि बिजली के मीटर उतार करके जोर में फेंक दूंगा, कोई बिजली का मीटर ही नहीं रहेगा, यानी कि आपको चोरी करने का पूरा अधिकार रहेगा। 2005 में 1359 करोड़ चोरी करने का नहीं, वो फ्लैट बिल होगा और किसानों को विशेष राहत दी जाएगी किसानों को। अरे नरेश जी प्रधान जी एक सेकंड
होगा। नरेश प्रधान जी आप इतने सीनियर प्रवक्ता है, नरेश प्रधान जी आप इतने सीनियर प्रवक्ता, इतनी चर्चाओं में बैठते हैं, आपको पता है ना चर्चा का डेकोरम। आप बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो ना उनकी बात पता चलेगी, ना वो आपको बोलने देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको भी समय दे रहा हूं, उनको भी समय दे रहा हूं, मैं सबको बराबर से समय दे रहा हूं। अपनी अपनी बात को रखिए। नरेश जी थोड़ा सा शांत रहे। नरेश जी थोड़ा सा शांत रहे। उपभोक्ताओं को चोरी करने को प्रोत्साहित करने का काम कांग्रेस सरकार, इनेलो सरकारों ने किया है, जो ये कहते थे कि भाई आपसे हमारी सरकार आते फिर से बिजली के बिल माफ होंगे। 25,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने आकर के दिया है वो इन्हीं के कार्यकालों में हुआ था। घाटा इसलिए होता था कि ये लोग इस प्रकार से शय देते थे बिजली उपभोक्ता। भारत भूषण जुवाल जी देखिए, ये सवाल मैं हर चर्चा में कहता हूं, देखिए विपक्ष पे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। भारत भूषण जुवाल जी देखिए, सरकार और सत्ता आपके हाथ में है, जनता ने आपको चुन लिया, आप सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर इनके समय में इतना अच्छा होता तो ये लोग सत्ता में बैठे होते। लेकिन आप मुझे बताइए, इतनी बातें आप जो गिनवा रहे हैं, ये घटना कैसे घटित हो गई? अगर ये सारी चीजें इतनी व्यवस्थित है, इतना बेहतर काम आप कर रहे हैं, तो ये घटना कैसे हो गई? और 6 साल लगा इसको भी पता लगने में, खुलासा होने में, कि 6 साल का वक्त लग गया, इतना बड़ा कांड हो गया। वक्त नहीं लगा है, खुलासा होते वक्त लगते जांच एजेंसियां बैठी हैं और तुरंत कार्रवाई कर रही हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो एक रिमोट एरिया में भी वो बिजली का बिल जो था एवरेज था, जो कि एवरेज मैक्सिमम रिकवरी होती है पैसे की, हो रही थी। उस व्यक्ति ने चोरी केस में कोई दो राय नहीं, अगर इसका अधिकारी संदिग्ध होगा। मैं जो आंकड़े बता रहा था इसलिए बता रहा था कि हरियाणा सरकार में बिजली की चोरी का इनका रवैया रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस चोरी को खत्म करके, लाइन लॉसेस को खत्म करके निगमों को प्रॉफिट में लाया है। हमारी ठीक है, यानी कि बिजली चोरी से हमारा। अब रंजीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है भारत भूषण जी, अब रंजीता जी को सुनेंगे। रंजीता जी देखिए आयुष, अभी भारत भूषण जी कह रही हैं कि हमारे आगे कोई नाम लेके आइए। मैं इनकी ही सरकार के एमएलए का नाम बताना चाहूंगी, उमेश अग्रवाल। पिछले टेन्योर के अंदर वो लगातार हर बैठक में, हर विधानसभा के सेशन में बार बार बिजली मीटर के घोटालों को लेकर, बार बार खरीद को लेकर बार बार सवाल उठाते रहे और बार बार उनकी आवाज को दबाया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अगला टेन्योर आया, क्योंकि वो बार बार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, भाजपा ने उनकी टिकट काट दी और इनको इस बार चुनाव ही नहीं लड़ाया, हालांकि वो जीते हुए विधायक थे। ये है इस सरकार की नीति और नियत। दिखता है कि जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज को कैसे बंद करना है। और जहां तक की बात करते हैं पावर प्लांट्स की, हमने अपने 10 साल के टेन्योर में बिजली को सरप्लस करने के लिए 4 पावर प्लांट लगाए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 6 साल के अंदर कौन सा नया प्लांट इन्होंने लगाया और उसको चलाया? बल्कि जो 4 हमने लगाए थे उनको भी ताला लगाने का काम जो है इस सरकार ने किया है। और रिलायंस, अंडानी और अंबानियों को महंगे रेट में बिजली खरीद कर ये हम लोगों को बेच रहे हैं ताकि उनकी जेबें भरी जा सके। ये है सरकार की सच्चाई। और जो ये कहते हैं कि हम घोटाले नहीं करते, हमें नाम बताएं, हमें संरक्षण बताएं। हर जगह पर आपका संरक्षण और घोटाला हो रहा है, उसके बावजूद आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मुझे बता दीजिए कि वर्क ऑडिट क्या होता है? क्या कहीं किसी भी जगह का वर्क ऑडिट करवाया आपने? वहाँ की एक्चुअल पोजीशन क्या है? वहाँ पे कितना लाइन लॉस हो रहा है? सिर्फ बातें करने से सब कुछ हो जाता है। आप ये कहते हैं कि हम बिजली की चोरी जो है बिल्कुल रुकवाएंगे। आज ये बता दीजिए कि प्रदीप त्यागी को किसका संरक्षण है? 6 सालों से आपकी सरकार है, 6 सालों से घोटाला चल रहा है। कौन कौन से अधिकारी इन्वॉल्व थे? आप कहते हैं हमने जांच कमेटी बिठा दी। आपसे इस डिबेट के बाद नेक्स्ट डिबेट में, हर डिबेट में पूछूंगी कि हाँ जी क्या कार्रवाई हुई। आपके सामने होगा, किताबें बंद कर दी जाएंगी और जेबें भर दी जाएंगी और घोटाला जो है यहीं पे शांत कर दिया जाएगा। जितने देर जेजेपी की सरकार थी जो भाजपा के खिलाफ हर वक्त इसी बिजली मीटर घोटाले को लेकर आवाज उठाती थी, आज इनके साथ मिलकर वो भी चुप होकर बैठ गई है, क्योंकि उनको संरक्षण है कि अब हमारी सरकार है इसलिए हम चुप होकर बैठ जाएं। लगातार बिजली का जो लाइन लॉस हो रहा है, लगातार हर डिपार्टमेंट से जो बिजली की चोरी हो रही है, किसी के खिलाफ एक भी कार्रवाई हुई हो ये मुझे बता दें। और ये बार बार कह रहे हैं कि हम कर्जे माफ करते हैं बिजली के। बिल्कुल, इनेलो ने वादा किया था किसानों से, गरीबों से कि हम आपके बिजली के बिल माफ करेंगे। वो सरकार छोड़कर चले गए, पर उनका वादा हमने पूरा किया। हमने 1600 करोड़ रुपए का बिजली का बिल माफ किया गरीब किसानों का, जो मर रहे थे, जो परेशान हो रहे थे। और ये इनेलो वाले जो कहते हैं
कि कांग्रेस घोटाले करती है। हम तो गरीब जनता को, आम जनता को राहत देकर जो हमने बिजली का बिल माफ किया और सरकार ने उस बोझ को ओटा और उसके बावजूद हमने सरप्लस बिजली देने का काम किया, 4 पावर प्लांट लगाए। आज ये बताएं कि इन्होंने कौन सा बिजली के लिए नया जो प्लांट लगाया और नई बिजली का जो उत्पादन है यहाँ हरियाणा के अंदर किया। बाहर से महंगी बिजली खरीदकर तो आप किसी को भी बेच सकते हैं। ये कौन सी सरकार की उपलब्धि है, बता दें। ठीक है, नरेश प्रधान जी। जी मैं बताना चाहूंगा बहन रंजीता को कि मैं उसी सरकार में एमएलए रहा हूं, एक बार इंडिपेंडेंट और एक बार कांग्रेस का। बहन जी जो प्लांट लगाए थे वो चाइना की मशीन लेनी पड़ा कमीशन खा के, और वो डेड पड़ी है अब। और ये अडानी और अंबानी की खरीद रही है, दूध की दोई कांग्रेस भी नहीं है। आपकी पार्टी के भी सीनियर नेता बीजेपी से मिले हुए हैं और राहत ले रहे हैं। और ये और लटतंत्र और भगदड़ बची हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस दूध की हुई नहीं है। दलितों को 6 चौक चौराहे पर पीटा जाता है, सीनियर लीडरों को, अध्यक्षों को तो बख्शा नहीं जाता। और पार्टी की जो हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष राज्यसभा की मेंबर थी, नरेश पान जी आप वही हैं जो कांग्रेस की तरफ घूम जाया करते थे, इसलिए अपनी ही थाली में छेद करके दूसरी पार्टी में अगर आज आप शामिल हो गए हैं तो आज आपको बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। इनेलो सरकार थैलियों लेने के लिए मशहूर थी, आज भी जेल के अंदर बैठे उनके अधिकारी और बातें ये करते थे पूरे हमने किए हैं। और हमने डाला था थाली के अंदर, किसी और ने नहीं। आपको पता नहीं है 30 साल लंबा संघर्ष किया है, आपको पता नहीं है घर तक कांग्रेस की आवाज पहुंचाई है, आपको पता नहीं है जेलें कटी है, आपको पता नहीं है कितना संघर्ष किया, खून पसीना पाया पार्टी के लिए। और आज जब बीजेपी की नीतियों में कांग्रेस पार्टी विश्वास करने लगी, बीजेपी के नेताओं और कांग्रेस के सीनियर नेताओं में मिली भगत होगी तो कुछ बचा नहीं था। हम अपनी थाली को साथ लेकर गए हैं और फिर नया खड़ा बनाएंगे और उसमें पेश करेंगे। तो आज किसने छोड़ी फिर आपने? चलिए ठीक है, चलिए किसने पार्टी छोड़ी, कौन किस पार्टी में है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि ये जो घोटाला हो रहा है वो कैसे हो गया और इसके लिए कैसे जिम्मेदारी और जवाबदेही तय रहेगी। ठीक है, नरेश जी और रंजीता जी आपसी आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाएं। कौन पहले कांग्रेस में था, कौन अब इनेलो में है, कौन किन परिस्थितियों में छोड़ के गया, ये विषय नहीं है चर्चा का। नरेश जी मुद्दे पर रहें, नरेश जी मुद्दे पर रहें, आपसी मतभेद से बाहर आ जाएं, वो बाद में निपटाते रहिएगा। बहरहाल भारत भूषण ज्वाल जी जवाब दीजिए जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। घोटालों की बात कीजिए आरोप लगाए, मैं उत्तर देना चाहूंगा। रंजीता जी ने अभी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी महंगी बिजली खरीद करके कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को महंगी दरों में बिजली देती। मैं उदाहरण नहीं आंकड़े से और तथ्य के साथ कह रहा हूँ कि हमने 2018 और 2020 में 2 बार 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली के रेट गिराए हैं, कम किए हैं। अगर हम महंगी खरीद रहे हैं तो सस्ती दे कैसे रहे? बिजली निगमों को घाटा देकर नहीं दे रहे हैं। पहले दूसरा उनकी बात का उत्तर, वो कह रही हैं कि हमने नए प्लांट नहीं लगाए, इनके प्लांट लगे थे वो भी बंद कर दिए। हमने बंद नहीं किए, वो स्वाभाविक रूप से बंद हुए हैं। यमुनानगर का उदाहरण दे रहा हूँ, पानीपत का उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आपकी मशीनरी, अभी खुद नरेश जी कह रहे हैं कि आपकी मशीनरी ही कमीशने खा करके चाइना की आई थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाई। 33% पत्थर आप कोयले में ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री से ला करके पत्थर खरीद करके प्लांट चलाना चाह रहे थे, थर्मल के, तो बंद ही होने थे। प्लांट बंद होने के बावजूद सरप्लस बिजली आज हरियाणा में है और कम दामों पर मशीनरी को अगर आप यूज ही नहीं करेंगे तो उनको बड़े बड़े जंग लगेगी। अगर आप उनको टच ही नहीं करेंगे, अधिकारियों को निकाल देंगे, कर्मचारियों को निकाल देंगे, तो मशीन क्या अपने आप काम करेगी? प्लांट की मशीनरी को रेक्टिफाई करना पड़ जाए तो उतने की वो मशीनरी नहीं है जितनी रेक्टिफिकेशन के उसमें खर्चा आने वाला है। इसीलिए इतने लंबे लंबे कट लग रहे हैं। कट कहाँ लग रहे हैं? हरियाणा प्रदेश में पहली बार ऐसा है कि गर्मी के समय में भी आज भी कट नहीं है। आप अपनी बात कर रही थी 7-8 घंटे आपके यहाँ कट लग रहा है। आप कौन से क्षेत्र में रहती है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि आप साबित करके दिखाइए कि आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में 7-8 घंटे का कट लग रहा है। ये झूठ मत बोलिए, आप तथ्य के साथ रहिए। दोबारा आ जाइए इसी बात पे चर्चा करने के लिए। तीसरी बात आपने कही कि लाइन लॉस बढ़ता है। जनाब यहाँ पंचकूला में रहती हूँ, मैं एक बार आकर तो देखिए, यहाँ पर रात बिताकर तो देखिए। मैं किसी और जगह की नहीं, पंचकूला की बात कर रही हूँ। भारत भूषण जी, मैं पंचकूला की रहने वाली हूँ। बहन जी ऐसे नहीं, जब आपको इस प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर, भारत भूषण जी अपना नंबर बोलिए, जब कट लगेगा आपको कॉल करके रात को उठाऊंगी। मैं रात को कॉल करके आपको उठाऊंगी क्योंकि अधिकारी तो फोन नहीं उठाते रात को। लाइन लॉस की बात आप सुनना नहीं चाहेंगे। अब
आपको जब इस प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर किया 30.20% लाइन लॉस होता था, आज 15% से कम है। भारतीय जनता पार्टी ने लाइन लॉस को कम करने के कारण बिजली के घाटे को नियंत्रण में लेकर के आए, कुछ अलग से नहीं किया, व्यवस्था में परिवर्तन किया, व्यवस्था को सुचारू करके लाइन लॉस को घटाया। सभी उपभोक्ताओं को यह निर्णय निवेदन किया कि बिजली की कंजम्पशन करनी है, सही तरीके से बिजली के बिल देने पड़ेंगे, लाइनें बदलने का काम किया। आप लोग कागजों में लाइन बदलते, हमने धरातल पे लाइनें बदलने का काम किया, नए ट्रांसफर। लेकिन भारत भूषण जुआल जी, लेकिन हर बार जब कोई इस तरीके की घटना होती है तो ये तो हमेशा कहा जाता है कि देखिए हम जांच कर रहे हैं, दोषी पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई एक नजीर आप नहीं बता पाए कि आपने कहा हो जिस पर भरोसा हो जाए कि हाँ चलिए आपने फला व्यक्ति के खिलाफ इतनी बढ़िया कार्रवाई की थी, इस प्रकरण में भी होगी, क्योंकि जांच कमेटियां बनती हैं, उसकी रिपोर्ट कहां जाती हैं, वो मुद्दा कहां चला जाता है, ये तो पता ही नहीं चलता। इसलिए जब जांच की बात होती है तो विपक्ष भी सवाल उठाता है और हम भी सवाल उठा रहे हैं कि जांच तो कहने की बात है ना कि आप जांच कर रहे हैं, असल दोषी जो है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कैसे होगी, ये सवाल रहता है। भारत भूषण जी, उठाना सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन मामलों में जांच हुई उनमें ये बताइए कि कौन सा दोषी सामने निकल के आ रहा, हमने उसको छोड़ दिया। अगर कहीं कॉर्पोरेशन कमीशन में अगर कहीं पर कोई दोषी पाया गया तो अधिकारियों के खिलाफ जो अधिकारी थे FIR हुई और वो जेल गए, वो जेल में गए। अब आप उसमें कहेंगे भाजपा का नेता क्यों नहीं गया? अरे भाजपा के नेता की कहीं किसी कार्यकर्ता की, कहीं पदाधिकारी की, किसी नेता की, किसी विधायक की, किसी मंत्री की उसमें इन्वॉल्वमेंट संलिप्तता पाई नहीं गई तो आप क्या चाहते हो? जबरदस्ती किसी को अंदर कर दे? जिनकी पाई गई उनको सजा दी। ठीक है, अब एक एक करके फाइनल कमेंट में ले लेता हूं। रंजीता जी, आपका फाइनल कमेंट। उमेश अग्रवाल की टिकट क्यों काटी है तो जवाब दे दीजिए। ये आपका उमेश अग्रवाल को किस लिए साइड लाइन की बता हमारा दीजिए। संगठन क्या करता है आप इससे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अशोक ठीक है रंजीता जी, ठीक है, देखिए अब आरोप, अब उन आरोपों से, पुराने आरोपों से बाहर आ जाइए। आप दोनों ही प्रवक्ताओं से मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आज जो मौजूदा मुद्दा है थोड़ा उस पर रहते हुए आपका फाइनल कमेंट चाह रहा हूँ। रंजीता जी, आपका फाइनल कमेंट, उसके बाद प्रधान जी के पास में जाऊंगा एक एक करके। रंजीता जी, आपका फाइनल कमेंट। सिर्फ रटे रटाए बयान देकर ये लीपापोती करना चाहते हैं। आपका संगठन उसकी आवाज, उसका गला को घोंटता है जो आपके खिलाफ उठती है। वो गला जो आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, भाजपा उसका गला घोंटने का काम करती है। ठीक है, नरेश प्रधान जी, आपका फाइनल कमेंट। नरेश प्रधान जी। आयुष, आज इतने डिपार्टमेंट है जो लोग AC के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके बावजूद उनके डिपार्टमेंट्स के अंदर लगातार AC यूज हो रहा है और लगातार इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज हो रहा है। सरकार उनको संरक्षण दे रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, और जो इनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसका गले घोटने का काम ये सरकार करती है, और उमेश अग्रवाल उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है नरेश जी, आपको आवाज मिल रही हो तो बहुत जल्दी से कंप्लीट करें आपका फाइनल कमेंट। आप आदरणीय बहन हमारी, एक मिनट आप सुनने की भी मत रखिए। आपकी पार्टी का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष चौक चौराहे पर लट्ठों से पीटा जाता है। वो एक अध्यक्ष का अपमान था पूरे समूचे हिंदुस्तान का, हरियाणा प्रदेश के अल्पसंख्यकों का अपमान था, दलित समाज का अपमान था। चलिए नरेश प्रधान जी, देखिए अब चर्चा यहीं से डिरेल हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि आप फाइनल कमेंट में शहर सरकार से कोई सवाल पूछेंगे, आप रंजीता मेहता जी और कांग्रेस और आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं। मुझे आप किसी बात के साथ समाप्त करना होगा। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब जो घोटाला हुआ है उस पर अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर जांच होगी और आगे कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन आने वाले समय में यह देखना होगा कि जो पुरानी बातें कही गई, जिस तरीके से तमाम जांच कमेटियां बनी, क्या इस प्रकरण में भी जांच होगी और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।